नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना के प्राइवेट टीचर्स की। लॉकडाउन के बाद जहां आम जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ लौट रही है, वहीं खानगी स्कूल टीचर्स के लिए अभी तक कोई राहत की खबर नहीं है। कोरोना की मार झेलने के बाद अब भी वो पेट की आग बुझाने के लिए जेवर रहन रखने या घर का साजो सामान फरोख्त करने पर मजबूर नजर आते हैं। दिन ब दिन उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। करीब 1 साल से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से तकरीबन 2 लाख टीचर्स सड़क पर आ गए हैं। घरों के किराए की अदायगी और अशियाए ज़रूरिया की खरीदी के लिए रकम ना होने की वजह से वो खर्च के दलदल में डूब रहे हैं। कई टीचर्स अपनी 2 व्हीलर्स, टेलीविज़न, लैपटॉप और दीगर कीमती अशिया फरोख्त कर चुके हैं और कई घरों का सामान फरोख्त कर रहे हैं, तो बाज़ ने अपनी बीवियों का जेवर फरोख्त कर दिया या फिर रहन रख दिया। करीब 80% खानगी टीचर्स का यही हाल है। बाज़ टीचर्स चाय फरोख्त कर रहे हैं तो कोई तरकारी फरोख्त करने पर मजबूर है, और कुछ टीचर्स जो काम मिला वो करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ये हमारी इत्तलात नहीं है, बल्कि भारत देखो नामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हाल ही में खानगी बजट स्कूल्स में खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स की हालत जार पर किए गए सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली इस तंजीम ने नवंबर से जनवरी तक शहर के 30 बजट खानगी स्कूल के टीचर से ऑनलाइन राब्ता कायम करते हुए यह सर्वे करवाया। इस सर्वे में इन बातों का अहाता किया गया कि लॉकडाउन में खानगी टीचर्स को किस तरह की मुश्किलात का सामना था, इस वक्त उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो क्या कर रहे हैं। इस सर्वे में 220 खानगी टीचर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें 78.6% खवातीन टीचर्स और 21.4% मर्द टीचर्स शामिल हैं। खानगी स्कूल्स में काम करने वाले बेशतर असातिज़ा को गुज़िश्ता साल जनवरी या फरवरी से ही तनख्वाह अदा नहीं की जा रही है, जबकि मार्च में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। तब से जहां उनका रोजगार खत्म हो गया, वहीं स्कूल इंतजामिया की जानिब से रोकी गई तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। करीब 1 साल से 1 रुपया भी तनख्वाह उन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान हैं। सर्वे के मुताबिक करीब 90% टीचर्स मुलाजिमत से महरूम हो गए। उनमें से आधे से ज़्यादा किराए के मकानात में रहते हैं। शहर में ऐसे जोड़ों की अक्सरियत है जहां दोनों भी पेशे तदरीस से वाबस्ता हैं। ऐसे खानदानों का हाल और भी बुरा है, क्योंकि दोनों में से एक का रोजगार चलता तो कुछ हद तक राहत होती, लेकिन दोनों के दोनों मुलाजिमत से महरूम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत गिर सतह पर खानगी स्कूल्स में करीब 2.5 लाख टीचर्स खिदमत अंजाम देते हैं। उनमें से 2 लाख टीचर्स लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए। अगर हम ग्रेटर हैदराबाद की बात करें तो खानगी स्कूल्स में उनकी तादाद 4,000 से इन खानगी स्कूल्स की तादाद 4,000 से ज़ायद है, जहां 70,000 टीचर्स खिदमत अंजाम दिया करते हैं या अंजाम दिया करते थे। अब उनमें से 50,000 खाली हैं। 20,000 टीचर्स 9वीं और 10वीं जमातों को पढ़ाते हैं, जबकि बकिया ऑनलाइन क्लासेस की वजह से रोजगार से जुड़े हैं। उनमें से भी ज़्यादातर को आधी तनख्वाहें दी जा रही हैं, और फिर जो आवरली बेसिस पे उन्हें पेमेंट दिया जा रहा है। बड़ी जमातों के शुरू होने के बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से टीचर्स को मुकम्मल तनख्वाह अदा नहीं की जा रही है। इस वक्त करीब 10% टीचर्स को भी मुकम्मल तनख्वाह हासिल नहीं हो रही है, जिससे उनकी माली हालत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि लॉकडाउन में 85.7% टीचर्स खानगी टीचर्स के पास आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था। 14.36% टीचर्स ने छोटे मोटे कामों को आमदनी का जरिया बनाया था। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक माशी मार का शिकार 50% से ज़ायद टीचर्स ने अपने रिश्तेदारों के पास से कर्ज हासिल किया, जबकि बाज़ ने सूद पर कर्ज लिया था। कई टीचर्स कर्ज और सूद के दलदल में डूब चुके हैं। बाज़ टीचर्स कई माह का किराया मकान मालिकीन को बाकी हैं। कई टीचर्स ने बरखी बिल्स अदा नहीं किए। ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि उनकी जानिब से 15 टीमों ने सर्वे का काम में हिस्सा लिया। गूगल फॉर्मेट में जो क्वेश्चनर तैयार किया गया था वो टीचर्स को रवाना किया गया। सर्वे के दौरान पता चला कि कई टीचर्स के घरों में खाने पीने का सामान तक नहीं था।
सर्वे में और भी कई हकायक का इंकशाफ हुआ जिनका यहां जिक्र करना मुनासिब नहीं है। बहरहाल इतना कहा जा सकता है कि कोरोना की मार और लॉकडाउन ने टीचर्स को ऐसी कैफियत में मुब्तला कर दिया है कि वो जबान से कुछ कहते हैं तो इज्जत जाने का खतरा है और जबान नहीं खोलते हैं तो जान जाने का डर है। इस तरह के हालात का शिकार कई टीचर्स छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हैं। दूसरों के मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत करने वाले इन टीचर्स का हाल खुद तारीख हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सार्फियत के पैटर्न पर गहराई से नजर डालने की जरूरत है और इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम इसके जरिए माहौलियाती असरात को किस तरह कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमारी बहुत से चैलेंजेस से निपटने में सर्कुलर इकोनॉमी एक कलीदी कदम हो सकता है। वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया दूरी माशियाती हैकाथॉन के आखिरी सेशन से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीज़ों को रिसाइकिल और दोबारा इस्तेमाल करना, कचरे को कम करना और हमारे वसाइल की इस्तेदाद को बढ़ाना हमारी तर्ज ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हैकाथॉन में नुमाइश में दिखाई गई जिद्दत तराजी के नमूने दोनों ममालिक को सर्कुलर इकोनॉमी के हल इख्तियार करने की तरगीब देंगे। We must look at our consumption patterns and how we can reduce their ecological impact. This is where the concept of circular economy comes in. It can be a key step in solving many of our challenges. Recycling and reusing things, eliminating waste and improving resources efficiency must become part of our lifestyle. This hackathon has seen innovative solutions from Indian and Australian students, startups, and entrepreneurs. These innovations show your commitment to the philosophy of circular economy. I have no doubt that your innovations will inspire our two countries to take the lead in circular economy solutions. And for that, we must now also explore ways to scale up and incubate these ideas. Friends, the power of youth comes from openness to new ideas and innovations and the ability to take risks. The energy and enthusiasm of today's youthful participants is a symbol of the forward-looking partnership between India and Australia. I have full confidence in the energy, creativity, and out-of-box thinking of our youth. They can offer मुल्क में मुसलसिल 11वें रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके बाद 33 पैसे के इजाफे के साथ आज हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 78 पैसे 93 रुपीज 78 पैसा हो गई। इसी तरह 36 पैसे के इजाफे की वजह से डीजल की कीमत 87 रुपये 91 पैसे 87 रुपीज 91 पैसा फी लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। फिलहाल तकरीबन हर शहर में दोनों ईंधनों की कीमतें अब तक की सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। कई शहरों में तो ये 100 रुपए की सतह से तजावुज कर गया है। नया साल पेट्रोलियम मसनूआत के लिए अच्छा नहीं रहा। जनवरी और फरवरी में अब तक मजमूई तौर पर पेट्रोल 23 दिन ही महंगा हुआ है, लेकिन इतने दिनों में ही ये 6 रुपये 38 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल के साथ साथ डीजल की कीमत भी रिकॉर्ड कायम करने की राह पर है। नए साल में 23 दिन के दौरान ही डीजल 6 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाए जाने पर जोर देते हुए जुमे के रोज कहा कि आइंदा 2 बरस के दौरान पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की कीमत
यकसां किए जाने की कोशिश की जाएगी। गडकरी ने पतंजलि की तरफ से कोरोना की तस्दीक मुस्तनिद दवा कोरोनिल को जारी किए जाने के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की कीमतों को यकसां करने के मुतालिक उन्होंने एक आला सतही मीटिंग की थी। उन्होंने कहा कि मुल्क में लिथियम आयन बैटरियों पर बड़े पैमाने पर तहकीक जारी है और साइंसदानों को कुछ सहूलियात फराहम करने की जरूरत है। 81% लिथियम आयन बैटरियां मुल्क में तैयार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने से आलूदगी का मसला कम होगा और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद भी कम होगी, जो माहौलियात के लिए फायदेमंद साबित होगी। मशरकी लद्दाख की वादी गुलवान में हिंदुस्तानी फौजियों के साथ पुरतशद्दुद तसादुम के 7 महीने बाद चीन ने आज आखिर एतराफ किया कि उस तसादुम में उसके 5 फौजी मारे गए थे। चीनी फौज के सरकारी अखबार ने जुमे के रोज बताया कि इस तसादुम में मारे गए 5 फौजियों में एक अफसर भी शामिल था। यह पहला मौका है जब चीन ने सरकारी तौर पर एतराफ किया है कि हिंदुस्तानी फौजियों के साथ तसादुम में उसका फौजियों का जानी नुकसान हुआ। चीन की जानिब से यह इंकशाफ हिंदुस्तानी फौज के एक सीनियर कमांडर के ये दावे किए जाने के बाद किया गया कि वादी गलवान में एक तसादुम में तकरीबन 50 चीनी फौजी मारे गए थे। ज़राई ख़वानीन के खिलाफ जारी किसानों की तहरीक पूरे मुल्क में फैलती जा रही है। गुज़िश्ता 85 दिनों से दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का धरना जारी है और बगैर कानून वापसी के उन्होंने घर वापसी से भी इनकार कर दिया है। इस दरमियान राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी रियासतों में किसान पंचायतों और खाप पंचायतों का सिलसिला जारी है, जिसमें ज़राई क़वानीन को वापस लेने के लिए मोदी हुकूमत पर दबाव बनाने की मनसूबाबंदी हो रही है। ऐसी ही खेप पंचायत में बीजेपी लीडरों के बाइकआउट का फैसला किया गया है, जिससे पार्टी की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 17 फरवरी को हुई खाप पंचायत में ऐलान किया गया कि किसी ने अगर बीजेपी लीडरों को शादी की तकरीब में मदऊ किया तो उन्हें 100 लोगों को स्पेशल खाना खिलाने की सजा दी जाएगी। मुजफ्फरनगर के सिसोली कस्बे में मुनक़िद हुई इस पंचायत में खाप चौधरियों के साथ जिले के कई गांवों से किसान पहुंचे थे। इसमें पंजाब के बड़े किसान लीडर बलबीर सिंह राजेरवाल और भारतीय किसान यूनियन के रियासती सदर राजबीर जादवन भी मौजूद थे। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन सरबराह चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि कोई भी बीजेपी के नुमाइंदों को शादी का कार्ड ना दे। अब से अगर हमारा कोई आदमी शादी के लिए दावत देता है तो वो इस दावत पर शादी में पहुंचता है तो कार्ड देने वाले पर 100 लोगों को स्पेशल खाना खिलाने की सजा रखी जाएगी। नरेश टिकैत ने कहा कि ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक ने जोर पकड़ लिया है और अगर ये क़वानीन वापस नहीं लिए गए तो तकरीबन 100 बीजेपी अरकान पार्लियामेंट पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने मरकजी हुकूमत पर किसानों के दरमियान फूट डालने का इल्जाम आयद किया। टिकैत ने जुमेरात को कहा था कि उनकी यूनियन मुत्तहिद रहेगी, इसमें किसी तरह का इंतशार पैदा नहीं होगा। उन्होंने नए ज़राई क़वानीन की जल्द वापसी न होने पर हल क्रांति के तंबिया भी हुकूमत को दी। उन्होंने कहा कि किसानों को इसके लिए अपनी खड़ी फसल की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बातें राकेश टिकैत ने हिसार के खड़गपुनिया गांव में एक महापंचायत से खिताब करते हुए कही। माहौलियाती कारकुन दिशा रवि की गिरफ्तारी पर हंगामा हुनोस जारी है और इस सिलसिले में मीडिया ट्रायल को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में इंतहाई अहम समाअत हुई। दिशा के वकील ने अर्जी में कहा था कि मीडिया ट्रायल पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि इससे दिशा की शबिया यानी इमेज खराब हो रही है। हाईकोर्ट ने समाअत के दौरान मीडिया ट्रायल रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि इस मामले को सनसनीखेज बनाकर पेश ना किया जाए और ऐसी खबरें ना दिखाई जाएं जिससे जांच और मुल्जिम के हुकूक मुतासिर हों। दिशा की अर्जी पर समाअत करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के साथ मीडिया को मुतनब्बा भी किया। हाईकोर्ट ने अपने उबूरी हुक्म में कहा कि मीडिया एहतियात के साथ ये यकीनी करे कि मामले में जो भी रिपोर्ट नशर हो वो काबिल एतबार जराए से हो। साथ ही इदारती टीम ये यकीनी बनाए कि नशर होने वाला मवाद मुसद्दिका हो। दिल्ली पुलिस से हाईकोर्ट ने कहा कि इसे अपनी चार्जशीट पर कायम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले की चार्जशीट और बाद में पुलिस की बात में फ़र्क नजर आने लगे। इस मामले में अब आइंदा समाअत के लिए 17 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। इससे कबल दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके गुजारिश की थी कि पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ी जांच की कोई भी चीज मीडिया में लीक करने से रोका जाए। अर्जी में मीडिया को उनके तीसरे फरीक के दरमियान व्हाट्सएप पर मौजूद किसी भी मुबैना जाती बातचीत के मवाद या दीगर चीजें शाया या नशर करने से रोकने की भी गुजारिश की थी।
दिशा के वकील ने आज समाअत के दौरान अदालत से मुतालबा किया कि केस से मुतालिक कोई भी जानकारी बरसरेआम ना की जाए। उन्होंने इस बात पर भी एतराज किया कि दिशा को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, लेकिन वकील को जानकारी तक नहीं दी गई कि दिशा को किस अदालत में पेश करेंगे। तमिलनाडु के वजीर आला E.K. पलानीस्वामी ने जुमे के रोज ऐलान किया कि सीए के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के ताल्लुक से उन तमाम मुकदमात को वापस लिया जाएगा जिनमें अवामी अमला को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात आयद नहीं किए गए हैं। स्वामी ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सीए मुखालिफ मुजाहरा करने के ताल्लुक से तकरीबन 1500 मुकदमा दर्ज हैं। उनमें अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस एहलकारों पर हमला करने और तशद्दुद बर्पा करने के इल्जामात के अलावा जितने भी मुकदमा दर्ज हैं उन सभी को वापस ले लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चाशुमे के रोज एक खेत से बरामद होने वाली दोनों लड़कियों की लाशों की जुमे के रोज आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। दलित तबके से ताल्लुक रखने वाली ये दोनों लड़कियां रिश्ते में एक फूफी भतीजी लगती हैं, जबकि तीसरी जिंदा बचने वाली लड़की और मामले की अहम गवाह अस्पताल में जेर इलाज है और उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाकशुदा दोनों लड़कियों की आखिरी रसूमात उस मकाम से कुछ दूर खेत में कराई गईं जहां से उनकी लाशें बरामद हुई थी। लाशों को जब अहले खाना लेकर जा रहे थे तो गांव वालों की आंखें नम हो गई। दरियासरा गांव में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं और लड़कियों की आखिरी रसूमात अदा होने के वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। कमिश्नर रंजन कुमार, आईजी लक्ष्मी सिंह, डीएम रविंदर कुमार, एसपी आनंद कुलकर्णी भी उस मकाम पर मौजूद रहे जहां दोनों लड़कियों की आखिरी रसूमात अदा की गई। किसी भी मुमकिना एहतजाज और मुजाहमत के खदशे के पेश नज़र पूरे गांव और गांव को जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस तैनात रही। ख्याल रहे कि तीनों मुतासिरा लड़कियां आपस में रिश्तेदार थीं। 2 चचाजाद बहनें थीं जबकि तीसरी उनकी भतीजी। हम उम्र होने की वजह से तीनों सहेलियों की तरह रहती थी और एक दूसरे के साथ खेलती कूदती थी। पुलिस ने मशकूक हालत में दोनों लड़कियों की मौत का मामला दर्ज किया है। तीसरी जिंदा बच जाने वाली लड़की को नाजुक हालत के पेश नज़र कानपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मामले में इस लड़की का बयान अहम साबित हो सकता है। रेजेंसी हॉस्पिटल के पीआरओ डॉक्टर प्राजीत अरोड़ा ने कहा है कि बच्ची की हालत में मामूली बेहतरी आई है और फिलहाल उसकी सूरत हाल मुस्तहकम है। बच्चियां सीएचसी में ब्रॉड डेड हुई थी। एक बच्ची की सांस चल रही थी जिसे जिला अस्पताल और बाद में कानपुर के एक अस्पताल में रिफर किया गया। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थी, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थी। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे
वादिया कश्मीर के जुनूबी जिले शोपियान और वसती जिले बुडगाम में जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब को दो अलग अलग जगहों पर होने वाली मुसल्ला झड़पों में 3 जंगजू और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ हलाक हो गया, जबकि पुलिस का एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। आखिरी इत्तलात मिलने तक दोनों जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी था। सरकारी जराये ने बताया कि जिले शोपियान के बादी गांव में होने वाली मुसल्ला झड़प में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 जंगजू मारे गए। उन्होंने बताया कि फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका पार्टी ने इलाके में जंगजुओं की मौजूदगी से मुतालिक खुफिया इत्तला मिलने पर गुज़िश्ता शाम देर गए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। श्रीनगर में कायम फौज की 15वीं कोर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बताया गया कि बादी गांव में मुसल्ला झड़प की जगह से 2 AK राइफलें और एक पिस्तौल बरामद की गई। दरियासना जिले बुडगाम के बेरोवोफ में जारी मुसल्ला झड़प के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ हलाक जबकि एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने महलूक एसपीओ की शिनाख्त मोहम्मद अल्ताफ और जख्मी कांस्टेबल की शिनाख्त मंजूर अहमद के तौर पर की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमे के रोज कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि बहुत से मौके पर लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खिदमत को उजागर करने के बजाय उन्हें भुला देने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा कि दूसरी तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी तश्कील दी है जो यकीनी बनाएगी कि आने वाली नस्लें इस अजीम कायद को खिराज अकीदत पेश करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला ने नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शहीद मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क के नौजवानों को नेताजी के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये अमर काबिल जिक्र है कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी भी अपनी तकरीरों में ये कहती रही हैं कि हर तालिब इल्म को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिखे हुए तरुणों स्वप्नों को पढ़ना चाहिए। अमित शाह ने इस मौके पर साइकिल रैली को 3 मुख्तलिफ रास्तों पर रवाना किया। यह रैली हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों की रिहाइशगाह पर जाकर खत्म होगी। उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी कैंपस में एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश में उन मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में मालूमात फराहम की गई जो आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल थे, जिन्हें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर भुला दिया गया। तो गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़कर गांधी जी के प्रत्याशी को हराकर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो उनकी लोकप्रियता का परिचायक और अदम्य उत्साह, देश को कुछ भी कर आजादी देना, और इसमें से कोई चीज, कोई प्रयास, कोई रास्ता बाकी न छोड़ना। मित्रों, कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे जिसका सूर्योदय कभी समाप्ति नहीं होता था, जिनका दिन कभी अस्त नहीं होता था। इतने सारे देशों पर उनका साम्राज्य था और उसको चकमा देकर बंगाल से भागकर हजारों किलोमीटरों की यात्रा कर पैदल, गाड़ी में, सबमरीन में आजाद हिंद फौज की रचना तक और भारत के भूमि पर अपना तिरंगा फहराने तक की इनका जो संघर्ष गाथा है, कोई भारतीय ने कभी भूलनी नहीं चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि 125वां उनका जो साल है उसको न केवल सुभाष बाबू देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, जिन जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, वो सभी को एक बार फिर से जनमानस के अंदर पुनर्जीवित करना और उसमें से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना। यहां बहुत सारे युवा बैठे। अभी हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में खुदीराम बासु की बात सुनी। इतनी कम आयु में हंसते हंसते वंदे मातरम बोलकर फांसी के फंदे पर चढ़ जाना कोई कम वीरता की बात नहीं है। मित्रों, हम लोगों के भाग्य में देश के लिए मरना नहीं है, मगर देश के लिए जीना। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 9 लाख से ज्यादा हो गया। 8 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 24 लाख 51 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी दौरान ब्रिटेन के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भरोसा दिलाया है कि उनके मुल्क में अगर सरप्लस वैक्सीन हुई तो वो उसे गरीब मुल्कों को जरूर देंगे। जॉनसन का यह बयान अहम है। सिर्फ 2 दिन पहले यूएन चीफ
एंटोनियो गुतरेस ने साफ कहा था कि अमीर मुल्कों के पास वैक्सीन का जरूरत से ज्यादा स्टॉक मौजूद है और ये बाकी दुनिया खासकर गरीब मुल्कों के लिए खतरे का इशारा है। इस बयान के डिप्लोमेटिक मायने भी निकलते हैं। रूस और चीन वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए कुछ मुल्कों में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन तो गरीब अफ्रीकी मुल्कों को टारगेट कर रहा है। जॉनसन ने G17 मुल्कों के समिट में इस बात को दोहराया कि गरीब मुल्कों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। इस मीटिंग में जो बाइडेन भी मौजूद थे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा था कि अमीर मुल्कों को वैक्सीन स्टॉक का 5% गरीब मुल्कों को देना चाहिए। हिंदुस्तान में अब तक 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस की धीमी रफ्तार के दौरान कुछ दिनों से नए केसेस में इजाफा हो रहा है और एक्टिव केसेस में दूसरे दिन भी इजाफा जारी रहा। दरियासना मुल्क में अब तक 1 करोड़ 1 लाख 88,007 अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमे की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 13,193 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासिर अफराद की तादाद 1 करोड़ 9 लाख 63,000 से ज्यादा हो गई। एक्टिव केसेस में 2200 का इजाफा हुआ और उनकी तादाद अब बढ़कर 1,39,000 हो गई। इससे कबल जुमेरात के रोज 793 एक्टिव केसेस बढ़े थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,896 मरीज सेहतयाब हुए, जिससे कोरोना से निजात पाने वालों की तादाद 1 करोड़ 6 लाख 67,741 हो गई। इसी दौरान मजीद 97 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की तादाद 1,56,111 हो गई है। मुल्क में रिकवरी रेट 97.30% है। एक्टिव केसेस का रेट 1.27% है, जबकि शरह अमवात यानी फैटेलिटी रेट 1.42% है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 165 नए केसेस सामने आए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जुमे को जो मीडिया बुलेटिन जारी किया गया उसमें बताया गया कि इस मुद्दत के दौरान मजीद 2 अमवात भी हुई हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में कोरोना वायरस के 35 नए केसेस सामने आए हैं। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि कोरोनिल साइंसी हक़ाइक़ की बुनियाद पर कोरोना के इलाज के लिए कारगर साबित हुई है। योगा गुरु बाबा रामदेव ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोनिल का इजरा करते हुए कहा कि यह दवा साइंसी मियारात पर खरी उतरी है और 9 तहकीकी मकालात दुनिया के बाअसर तहकीकी जरायद में शाये हुए हैं, जबकि 16 पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि कुछ अरसा कबल कोरोनिल के साइंसी पैरामीटर्स के बारे में सवालात उठाए गए थे। आयुर्वेद की तहकीक के बारे में शुकूक व शुबात का इजहार किया जाता है, लेकिन पतंजलि ने उस तरह के मफरूज़ों को मुस्तरद कर दिया है। अब शक व शुबात के बादल छट चुके हैं। इस मौके पर वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, वजीर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और पतंजलि के चीफ आचार्य बालकृष्णन भी मौजूद थे। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल दवा शवाहिद की बुनियाद पर एक ठोस दवा है, जिसे वजारत आयुष ने कोरोना के इलाज के लिए एक मददगार के तौर पर कबूल कर लिया है और आलमी इदारे सेहत ने इस दवा को सर्टिफिकेट भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमने साइंसी तरीके से कोरोनिल पर तहकीक की है। अब हमारे पास 250 से ज़ायद तहकीकी मकाले मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ कोरोना पर रिसर्च की गई है। पूरा ही हो जाएगा। जी। तो आज का जो संदर्भ है उसके बारे में मैं आना चाहता हूं। जब हमने कोरोनिल, सांसारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया, तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने जुमे के रोज कहा कि आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिवायती तिब्बी निज़ाम को फरोग देने के लिए हिंदुस्तान में आयुर्वेद का आलमी मरकज कायम करना चाहता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पतंजलि के कोरोना की दवा कोरोनिल को जारी करने के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आयुर्वेद को फरोग देने के सिलसिले में बात की थी, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को इसका आलमी मरकज बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सन 2000 में आलमी इदारा सेहत का एक इजलास जापान में मुनक़िद हुआ, जिसमें 21वीं सदी में तिब्बी हदफ को हासिल करने में रिवायती तिब्बी निज़ाम अहम बताया गया था। अमरीकी खलाई तहकीकी एजेंसी यानी नासा ने ऐलान किया है कि इसका मरीख की जानिब रवाना किया गया रोवर
किसी मुश्किल के बगैर सुर्ख सैयारे की सतह पर उतर गया है। अब ये रोवर मरीख पर जिंदगी को तलाश करेगा। नासा के इस मिशन की क़यादत करने वाली स्वाति मोहन ने जुमेरात के रोज जैसे ही कहा कि टचडाउन कंफर्म, साइंसदानों में खुशी की लहर दौड़ गई। खुदकार हिदायत का अमल मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 11 मिनट कबल ही मुकम्मल कर लिया गया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।